ओके। सो ये है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का लेक्चर नंबर 32 जिसमें हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का लास्ट वीडियो है ये। इसके पहले 9 वीडियो हो चुके हैं जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में सारे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स थे वो समझे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का आखिरी एक्ट था जो कि उन्होंने पास किया था भारत के संविधान के को लेके। सो ये लास्ट एक्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो स्टार्ट करते हैं। सो 20 फरवरी 1947 उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, क्लेमेंट एटली, ये बिलोंग करते थे लेबर पार्टी को। लेबर पार्टी। सो इंग्लैंड में उस समय अभी भी चल रहा है, दो मेन पार्टीज हुआ करती थी, कंजर्वेटिव्स और लेबर। सो जो लेबर पार्टी थी वो उनका उनकी कुछ हमदर्दी थी भारतीयों की तरफ, मतलब उनको कुछ सहानुभूति थी टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और वो चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम दे देना ठीक होगा, उनको ऐसा लगता था। ऑन द अदर हैंड जो कंजर्वेटिव्स थे, जैसा कि नाम बताता है कंजर्वेटिव, वो भारत को आज़ाद नहीं देखना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे। सो क्लेमेंट एटली एक लेबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके पहले एक बहुत फेमस कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको कमेंट में बताना है वो कौन है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। बहुत ही फेमस थे, उनको नेशनल हीरो रिगार्ड किया जाता है इंग्लैंड में, बट ही वॉज अ विलन फॉर इंडिया। 1940s में 1943 में जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो बंगाल में फेमाइन जो भूखमरी हुई थी जिसमें कई लाख लोग मारे गए थे, आई थिंक संख्या लाख से ज्यादा है, संख्या करोड़ में चली जाती है, लोग मारे गए थे। वो आर्टिफिशियल फेमाइन बनाया गया था, मैन मेड फेमाइन था, खाने की शॉर्टेज नहीं थी लेकिन शॉर्टेज तैयार की गई थी जिससे काफी लोग मरे थे। उसमें उस कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर की गलती थी। वो जानते थे कि लोग मर रहे हैं फिर भी वो अनाज कहीं और डाइवर्ट कर रहे थे। जब उनको पूछा गया कि लोग मर रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये चूहे कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों बच्चे पैदा करते हैं, वाई डू दे ब्रीड लाइक दैट, एंड फिर बोला कि गांधी क्यों नहीं मर जाता, गांधी क्यों जिंदा है अब तक। इस तरह का उनका रिप्लाई हुआ करता था। बट वो नेशनल हीरो थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इंग्लैंड को लीड किया था। और जब उनसे पूछा गया था इंडिया को फ्रीडम देने के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना हूँ कि ब्रिटिश एम्पायर डिसॉल्व हो जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन के ब्रिटिश एम्पायर को डिसॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हूँ, मतलब मैं भारत को आज़ाद और दूसरे देशों को आज़ाद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना हूँ, वो मेरा काम नहीं है। सो इस तरह का उनका एटीट्यूड था। वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ा आप कमेंट में बताएं, उनका नाम कौन थे वो। खैर वो थे कंजर्वेटिव। उसके बाद लेबर पार्टी पावर में आई। लेबर पार्टी को सहानुभूति थी भारतीय इंडिपेंडेंस के कॉज की तरफ, तो उन्होंने आते ही डिक्लेयर किया कि हम भारत छोड़ देंगे। कब तक छोड़ेंगे, 30 जून, 30 जून 1948 तक हम भारत छोड़ेंगे। ये उनका पहला आंकलन था कि हम 30 जून तक सब काम सल्टा के निकल जाएंगे वहां से। लेकिन जैसे ये डिक्लेरेशन आया, वैसे ही जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी अंडर जिन्ना, उनको लगा कि अब जल्दी से आज़ादी अगर आ जाएगी तो पार्टीशन भी होना ही है, पार्टीशन भी हो जाएगा और धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा होगा, तो ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान, तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वो हमको मिल जाएंगे। लेकिन उतने से वो खुश नहीं थे, क्योंकि जो कलकत्ता शहर हुआ करता था, कलकत्ता शहर उस समय एशिया का सबसे बड़ा, सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड, इकोनॉमिकली सबसे बड़ा पावर हाउस था एशिया में, वो था कलकत्ता। कोलकाता उस समय कैलकाटा हुआ करता था या कलकत्ता हुआ करता था, आज कोलकाता है। तो उनको वो चाहिए था, उनको वो चाहिए था अपने ईस्टर्न पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे तो हिंदू मेजोरिटी थी, तो कैसे वहां पे वो हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने ये शुरू किया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों स्टार्ट किया, ताकि वहां पे मार काट करके, वायलेंस करके, खून खराबा करके, डरा धमका के दूसरे धर्म के लोगों को भगा दिया जाए, ताकि कलकत्ता खाली हो जाए और हम आके कैप्चर करें, और फिर जब पार्टीशन होगा तो कलकत्ता हमारा हो जाएगा, ईस्टर्न पाकिस्तान में चला जाएगा। उसलिए किया गया था ये। बहुत ही दर्दनाक एपिसोड है भारतीय हिस्ट्री का, डायरेक्ट एक्शन डे। तो यहाँ पे बहुत लक्ष्मीकांत ने बहुत एक सॉफ्ट भाषा में लिखा हुआ है कि उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। एजिटेशन, एजिटेशन तो यार बहुत पीसफुल भी हो सकता है, ये एजिटेशन नहीं था, इट वाज कम्युनल राइट, ब्लडशेड। तो ये स्टार्ट किया। अब जब ये सब स्टार्ट हो गया तो ब्रिटिश को लगा कि अरे यार, हम तो सोच रहे थे कि वहां से निकल जाएंगे शांति से, जो मारकाट होगा हमारे जाने के बाद होगा, लेकिन ये तो पहले ही शुरू हो गया। अब हिस्ट्री, पूरे इतिहास में ब्रिटिश जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि जहां भी गए हैं वो, वहां से जब निकले हैं तो वहां पे वो पार्टीशन करके निकले हैं, मारकाट हुआ है, खून खराबा हुआ है, जिसको वो छोड़ के हाथ धो के वहां से निकल गए हैं। उनकी वजह से हुआ है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। वही इंडिया में भी करना था उनको।
मारकाट शुरू होने के पहले निकल जाना है ताकि हमारा दोष ना लगे। तो ये जो थर्ड 1948 का प्लान था, वो लग रहा था कि अब 1948 बहुत लेट हो जाएगा, उसके पहले करना पड़ेगा। सो लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइस रॉय थे उस समय भारत के, उन्होंने सामने प्लान रखा जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं या 3 जून प्लान कहते हैं। उस प्लान में लिखा गया था कि द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। प्लान में था कि इंडिया को आज़ाद हम कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा देश और देश का पार्टीशन हो जाएगा। अब जिस तरह से खून खराबा मारकाट हो रहा था, ज्यादातर लीडर्स जो कांग्रेस में थे इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू, इनको लगा कि अब पार्टीशन को रोकना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट दिस इज व्हाट दे से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बाद में उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यूज में कि उस समय हमें लगा कि और कोई तरीका नहीं और हमने ये होने दिया, पार्टीशन होने दिया। उन्होंने ये सही किया कि गलत किया, वो किसी और लेक्चर के लिए। बट उन्होंने वो पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों पार्टीज ने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। और डेट डिसाइड किया गया 15 अगस्त 1947। और ठीक है, फाइन फाइन फाइन, ओके। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जुलाई 4 1947 को बिल इंट्रोड्यूस किया गया भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत को आज़ाद करने के लिए। उसको रॉयल एसेंट, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होता है, वैसे वहां पे राजा का हस्ताक्षर उसको मिल गया 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947, और उससे एक महीने के अंदर, उससे तकरीबन 27 दिन बाद 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। The British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it। ठीक है, ये हमें पता है कि 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपना काम शुरू कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान बना रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये भी कहना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि जो संविधान बनेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, भारत के जो जो हिस्से उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो कि प्रिंसली स्टेट्स या कुछ कुछ पार्ट हैं जो अगर भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहे तो वो आज़ाद रह सकते हैं। ये ब्रिटिश का एक कह सकते हैं चाल थी ब्रिटिश की, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था, वहाँ का बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे वो चाहते थे कि वो पार्ट इंडिया का हिस्सा ना बने, स्पेशली नागालैंड, ये वाले जो पार्ट है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको वो किया था कि उनको उनके अंदर एक मतलब भड़का दिया था उनको कि आप बाकी देश का हिस्सा बनेंगे तो आपका कल्चर खत्म हो जाएगा, तुम लोग अलग रहना, तुम लोग हिस्सा, भारत का हिस्सा मत बनना। तुमको हम एज अ ब्रिटिश तुमको हेल्प करेंगे, तुमको ब्रिटिश आर्मी में सब में तुमको जॉब मिलता रहेगा, तुम एक अलग कंट्री बनाना अपना नागालैंड का। तो इस तरह के पार्ट्स भारत में ज्वाइन ना करना चाहें तो वो भारत से अलग रह सकते हैं, ऐसा ब्रिटिश का बोलना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई इंडिपेंडेंस के लिए, और जो लॉ पास हुआ था वो लॉ, उसी लॉ को कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसके फीचर्स क्या क्या था देख लेते हैं। दिस एक्ट, ये जो लॉ था 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसने ब्रिटिश रूल को भारत में खत्म कर दिया। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल and India and declared India as an independent sovereign state from 15 अगस्त 1947। India became a free independent sovereign country from 1947। It provided for partition। उसी लॉ में लिखा हुआ था कि दो भाग कर दिया जाएगा, एंड दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान पैदा होंगे उस दिन, एंड विद द राइट टू secede फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला चीज, आप ये कमेंट में बताइए कि पार्टीशन के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, हु वाज द ऑफिसर जिसने बाउंड्री बनाई बैठ के। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि उन्होंने खुद कभी पहले इंडिया आए नहीं थे। उन्होंने नक्शे पे देख के, नक्शे को देखा और उनको इतना छोटा सा टाइम दिया गया था, 6 वीक्स के अंदर आपको पार्टीशन का बाउंड्री बनाना है। विदाउट इंडिया, बिना घूमे समझे, बिना देखे, बिना ग्राउंड पे गए, उन्होंने एक अपने ऑफिस में बैठ के इंडिया के मैप के ऊपर पेन से लाइन खींच दिया और वो बाउंड्री बन गया। उसलिए इतना मारकाट हुआ। एनीवेज, सो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान। सो डोमिनियन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन? डोमिनियन का मतलब होता है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये काफी साल तक डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री थे, लेकिन फिर भी उनका हेड ऑफ द कंट्री वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड या किंग ऑफ इंग्लैंड। वैसे ही इंडिया में भी संविधान लागू हो जाएगा,
लागू होने के बाद इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद एक प्रधान एक 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 राष्ट्रपति को एक एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे, उस राष्ट्रपति देश के प्रमुख हो जाएंगे, उस दिन भारत रिपब्लिक बन जाएगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब अब हमारा चुना हुआ प्रेसिडेंट हमारा देश का हेड है, कोई राजा या रानी हमारा हेड नहीं है। ये हो जाएगा जब प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा। लेकिन इस समय जब 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 ये एक्ट पास किया गया था, उस समय तक देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था। तो आजाद होता, उसके बाद चुनाव होता, उसके बाद प्रेसिडेंट चुने जाते। तो तब तक, जब तक भारत अपना प्रेसिडेंट चुन के रिपब्लिक नहीं हो जाता, तब तक भारत और पाकिस्तान इन दोनों के जो हेड ऑफ कंट्री रहेंगे, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंट्री, वो रहेंगे इंग्लैंड के राजा या इंग्लैंड की रानी। ठीक है। तो इसको कहते हैं डोमिनियन। वो इंडिपेंडेंट है, अपना सब कुछ खुद चला रहे हैं, लेकिन उनका हेड ऑफ स्टेट इंग्लैंड का राजा या रानी है। तो इसको कहते हैं डोमिनियन। तो इंडिया पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन उस दिन पैदा हुए, और दोनों पैदा होने के साथ वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो गया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक एसोसिएशन है, जहाँ पे ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पे रूल किया, वहाँ से जो जो कंट्रीज आज़ाद हुई, सब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थी। बहुत सारी कंट्रीज वहाँ से निकल चुकी हैं कॉमनवेल्थ से। सो इंडिया पाकिस्तान दो डोमिनियन पैदा होंगे, वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो जाएंगे। अगर वो चाहे तो कॉमनवेल्थ से निकल सकते हैं, ये लिखा हुआ था एक्ट में। वाइस रॉय के ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया। यस, वाइस रॉय की अब कोई जरूरत नहीं थी। सो जो वाइस रॉय हुआ करते थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करते थे, इंग्लैंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रुतबा दिया जाता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके अंडर में हुआ करता था वाइस रॉय, जो कि देश को चलाता था इंडिया में। तो ये वाइस रॉय की जरूरत अब नहीं थी, वाइस रॉय के पद को एबोलिश कर दिया गया। और दोनों डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल दिए गए। वन गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन was appointed by the British king, and ठीक है, fine. It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations. ठीक है। So इस लॉ में लिखा गया था कि आजाद होने के बाद दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बना रही हैं, वो संविधान लागू कर सकते हैं वो लोग। वो संविधान लागू करने के बाद वो लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया गया कोई भी लॉ रिपील कर सकते हैं। पहले के जो लॉज हैं वो सारे रिपील कर सकते हैं, चाहे तो उनको खारिज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस एक्ट। इन 1947 वाले एक्ट को भी रिपील कर सकते हैं। It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. इस लॉ में लिखा गया था कि दो डोमिनियन पैदा हुए हैं, एक है पाकिस्तान और एक है भारत। दोनों डोमिनियन में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो संविधान बनाने में लगी हुई है। संविधान बन रहा है। तो अब देश आजाद हो गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए लॉ नहीं बनाएगा, पाकिस्तान के लिए लॉ नहीं बनाएगा। तो यहाँ लॉ कौन बनाएगा? यहाँ तो अभी तक चुनाव होकर पार्लियामेंट का गठन नहीं हुआ है, तो कौन लॉ बनाएगा? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, ये असेंबलीज का काम है संविधान बनाना। लेकिन संविधान बनाने के साथ साथ ये पार्लियामेंट का भी काम करेंगे। दे विल आल्सो एक्ट एज पार्लियामेंट। सो भारत का पहला पार्लियामेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज नॉट ये लोकसभा राज्यसभा, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वही हमारा पहला संविधान था। जब 1950-51 में पहला इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद जब पहला बार पार्लियामेंट का गठन हुआ, तब से पार्लियामेंट ने लॉ बनाना शुरू किया। उसके पहले इंडिपेंडेंस 1947 से लेके 1951-52 तक लॉ बनाने का काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो ये इस लॉ में लिखा गया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लॉ भी बनाएगी। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर August 15, 1947 was to extend to either of the new dominions unless, ठीक है। सो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत और पाकिस्तान के लिए कोई लॉ नहीं बनाएगा। उनके द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ भारत और पाकिस्तान में एक्सटेंड नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान पे लागू नहीं होगा, जब तक अनलेस एंड अनटिल भारत या पाकिस्तान के जो लेजिस्लेचर्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो खुद डिसाइड ना करें। अगर भारत की का लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लॉ पास करके बोलता है कि इंग्लैंड का जो वो लॉ है वो हमारे ऊपर लागू होगा, अगर ये खुद चाहे तो वो इंग्लैंड के किसी लॉ को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, वरना इंग्लैंड का कोई लॉ लागू नहीं होगा भारत या पाकिस्तान पे 1947 15 अगस्त के बाद। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है। सो
जैसा कि मैंने बताया कि कैसे गवर्न होता था। ये है इंडिया, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक सरकार है, सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पे 8-10 मिनिस्टर होंगे कैबिनेट में। उसमें एक मिनिस्टर, कोई एक मिनिस्टर कैबिनेट में, उस मिनिस्टर, उस मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था इंडिया का गवर्नेंस करना, इंडिया में जो अफेयर्स इंडिया में जो चल रहा है उसको मैनेज करना। उसके लिए उनको एक खास पद पद एक पोस्ट दिया जाता था। उनको कहा कहा जाता था कि आपका पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यू आर नाउ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो उनका एक खास पद हुआ करता था। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है। सो वैसे ही वहां से कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका काम था भारत को चलाना, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। अब वो इंग्लैंड में बैठ के गवर्न करते थे। अब उ- उनके अंडर में जो डायरेक्टली इंडिया में बैठ के गवर्न करता था वो था वाइस रॉय। वाइस रॉय पहले कलकत्ता में और बाद में फिर दिल्ली में बैठ के इंडिया को चलाते थे, और वाइस रॉय के बॉस हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो अब ये वाइस रॉय का पद को एबोलिश कर दिया गया, नॉट रिक्वायर्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद एबोलिश कर दिया गया, नॉट रिक्वायर्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फंक्शंस को ट्रांसफर कर दिया गया टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। सो एक कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे ऐसे थे जो कि कॉमनवेल्थ का काम देखते थे। कॉमनवेल्थ में वो देश हैं जो इंग्लैंड जिन पे रूल करता था कभी, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुके हैं। वो सब मिलके फिर भी इंग्लैंड के साथ मिलजुल के संबंध बनाए रखने के लिए एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो जाते थे। तो उस कॉमनवेल्थ में वो आज़ाद देश हैं लेकिन फिर भी इंग्लैंड के साथ जुड़े हुए हैं कॉमनवेल्थ में। एक एक ग्रुपिंग था कॉमनवेल्थ, अभी भी है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स। सो कॉमनवेल्थ, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का काम खत्म। अब इंडिया को क्या करना है, इंडिया से क्या रिलेशन रखना है, इंडिया के साथ क्या संबंध रखने हैं, ये देखेंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर जो कॉमनवेल्थ चलाते हैं, कॉमनवेल्थ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and the treaty relations with the tribal areas from August 15, 1947। ब्रिटिश पैरामाउंटसी, पैरामाउंट मतलब सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर हम है। सो क्या था कि 1857 रिवोल्ट के बाद, 1857 रिवोल्ट का एक कारण ये भी था कि जैसे कि एनेक्स कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था, अवध को एनेक्स कर लिया गया था, सतारा को एनेक्स कर लिया गया था, बहुत सारे झांसी को एनेक्स कर लिया गया था। सबको जबरदस्ती अपने किंगडम में मिला रहे थे ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स को। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को खराब लग रहा था कि यार हमारा ये जो हक है, हमारा हमारे चुने हुए उत्तराधिकारी को हमारा राज्य नहीं जा रहा है, ब्रिटिश कैप्चर कर ले रहे हैं। तो 1857 रिवोल्ट जब हुआ तो ब्रिटिश क्वीन को और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगा कि इस तरह का रिवोल्ट अगर दोबारा होता है तो ये राजा रानी अगर हमारे साथ रहे, हमारा साथ दे तो ठीक है। जैसे कि बहुत सारे राजाओं ने हेल्प किया था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स राजाओं ने हेल्प किया था ब्रिटिश को, इसीलिए 1857 रिवोल्ट वो जीत पाए थे। सो उनको लगा कि फिर से ऐसा अगर रिवोल्ट होगा तो ये राजा रानी को अपने काबू में रखना, अपने साथ उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना जरूरी है। तो 1857 के बाद 1858 में क्वीन ने डिक्लेयर किया था कि आज से हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे, किसी भी प्रिंसली स्टेट को जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। आपको जैसे चलाना है, जिसको अपना उत्तराधिकारी चुनना है आप चुनते रहिए, चलाते रहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं अपने राज्य के अंदर, हमसे कोई लेना देना नहीं। आप कितना भी क्रूएल हो, कितना भी गलत काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। बस हमको सपोर्ट कीजिएगा, टाइम पड़ने पर हम आपको सपोर्ट करेंगे, बस ऐसा। और ओवरऑल आप एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है, लेकिन हम पैरामाउंट पावर हैं। एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एज अ कंट्री दैट कंट्रोल्स लार्जेस्ट टेरिटरी इन द वर्ल्ड, इंडिया के पैरामाउंट पावर हम हैं। हम आपके ऊपर हैं, हम आपके ऊपर हैं। हम आपको छोड़ दिए, आप अपना चलाते रहिए जैसे चलाना आपको, लेकिन आपको मानना है कि हम आपके ऊपर है। अगर आपको बुलाएं, किंग या क्वीन इंग्लैंड का बुलाए तो आपको आना पड़ेगा, जी हुजूरी करनी पड़ेगी। हम पैरामाउंट पावर है, हम आपके ऊपर हैं। सो ये ब्रिटिश पैरामाउंसी जो एक तरह से सारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर एक उनका एक कंट्रोल था, ये 1947 15 अगस्त को ये लैप्स हो गया, ये लॉ में लिखा गया था। और ट्राइबल एरियाज के साथ जो इनके रिलेशन थे, तो मैंने बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, नागालैंड साइड में, वहां पे इन्होंने एक बंगाल फ्रंटियर, एक बॉर्डर बना के रखा था कि उस बॉर्डर के बियॉन्ड भारतीय नहीं जा सकते हैं, इंडियन सिटीजन उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड जो ट्राइबल्स थे वो उनको ब्रिटिश अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। उनको भड़का के, उनको कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में, उनको वेस्टर्नाइज करके वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, भारत से अलग रखना चाहते थे। उसके लिए उनके ट्राइबल लीडर्स के साथ बहुत सारे ट्रीटीज थे।
ट्राइबल लीडर्स के साथ ट्रीटी थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वहां पे जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके साथ इनकी ट्रीटीज थी। ठीक है, सो वो ट्रीटीज भी खत्म हो गई, वो संधियां खत्म हो गई 1947 15 अगस्त को, और ब्रिटिश पैरामाउंसी ऑन प्रिंसली स्टेट्स भी खत्म हो गया। It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of Pakistan or India or remain free. So इन्होंने कहा कि इस लॉ में लिखा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारा पैरामाउंसी खत्म हो गया उनके ऊपर, हमारा कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इनको इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये इनकी एक और चाल थी, इनको लगा कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, और उन इंडिपेंडेंट के साथ हम रिलेशन बना के रखेंगे, और उनके थ्रू हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस बना रहेगा। ठीक है, और इंडिया या पाकिस्तान एक स्ट्रांग कंट्री नहीं बन पाएंगे, बीच में उनके बीच में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के पॉकेट्स होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, जो उनके देश का हिस्सा नहीं होंगे। सो तो इनका कहना यह था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो इंडिया पाकिस्तान दोनों से आजाद रह सकते हैं, और ये चीज ना हो, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हमारे बाउंड्री के अंदर थे वो हमारे देश का हिस्सा बने। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सरदार पटेल ने, और वो बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं करते तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स अग्री नहीं करते ज्वाइन करने के लिए। इनफैक्ट 3 बड़े बड़े स्टेट्स ने अग्री नहीं किया था ज्वाइन करने के लिए, या आनाकानी कर रहे थे ज्वाइन करने में। 3 बिग प्रिंसली स्टेट्स, बड़े वाले, जो आनाकानी कर रहे थे, और जो सबसे लास्ट में जाके जिनको जो जो भारत में जुड़े, और अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहां पे कुछ इंडिया को एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा तब वो भारत का हिस्सा बने। वो 3 प्रिंसली स्टेट्स कौन है, कौन से थे, आप नीचे कमेंट में बताइए। वो छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे। अच्छा, एक एक इंडिया के डेक्कन एरिया में, एक इंडिया के वेस्टर्न एरिया में, और एक इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में। ये मैंने हिंट भी दे दिया। अच्छा, it provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitutions were framed. The dominions were however authorized to make modifications. Fine. So अभी चूंकि दोनों डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी भी संविधान बना रही थी, अभी भी उनका संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, तो जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक कौन से संविधान से देश चलेगा, कौन से संविधान से इंडिया और पाकिस्तान चलेंगे, किससे चलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चलता आ रहा था, और अब देश आजाद होने के बाद जब तक संविधान लागू, नए संविधान लागू नहीं हो जाते, इनके खुद के बनाए देसी संविधान जब तक लागू नहीं हो जाते, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही देश चलेगा। और अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं जो संविधान बना रही हैं, हमने देखा अभी कि संविधान सिर्फ नहीं बना रही हैं, संविधान बनाने के साथ साथ ये लेजिस्लेचर का काम भी कर रही हैं, लॉ भी पास कर सकती हैं। तो अगर ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अगर चाहें तो ये लॉ पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जब तक इनका खुद का संविधान तैयार नहीं हो जाता है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द provincial governors as constitutional nominal heads of the states. They were made to act council of ministers in all matters. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस, जैसा कि आज है प्रेसिडेंट इन दिल्ली एंड गवर्नर्स इन द स्टेट्स। ये नॉमिनल हेड्स हैं, नाम के हेड हैं, ऑन पेपर हेड हैं, डी जुआरी हेड हैं, नॉट डी फैक्टो। और इनका काम क्या होता है? टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके एडवाइस पे गवर्नर काम करेंगे, दिल्ली में केंद्र में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेंगे। यही चीज, यही अरेंजमेंट थी, बट जस्ट प्रेसिडेंट के जगह पे, अभी तक भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाया था तो कोई प्रेसिडेंट नहीं थे, इसलिए प्रेसिडेंट की जगह पे कौन रहेगा? गवर्नर जनरल रहेंगे प्रेसिडेंट की जगह पे। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। सो जब किंग का नाम अनाउंस किया जाता था कि हिज हाइनेस ब्ला 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 द किंग ऑफ दिस एंड दैट, तो उनके बहुत सारे टाइटल्स होते हैं राजा रानी के। तो इंग्लैंड के राजा के टाइटल्स में एक टाइटल ये भी था कि द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत के शहंशाह। सो 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने इंग्लैंड के राजा के जो टाइटल्स थे उसमें से एम्परर ऑफ इंडिया इस टाइटल को ड्रॉप कर दिया। अब वो टाइटल उनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि अब वो एम्परर नहीं रहे।
It discontinued the appointment to civil services and reservation of posts by the Secretary of State for India. The members of the civil service appointed of the members of civil services appointed before 15 August 1947 would continue to enjoy all benefits. ठीक है. So अब ब्रिटिश जा रहे हैं, तो ब्रिटिश ने भारत के लिए सिविल सर्वेंट्स, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस और आईपी इंडियन पुलिस, ये अपॉइंट करना बंद कर दिया. दे स्टॉप्ड. इस लॉ में लिखा था कि अब ब्रिटिश भारत में सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट करना स्टॉप कर देंगे. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पावर था कि वो कुछ पोस्ट को रिजर्व रख सकते थे इन सिविल सर्विसेज. वो पावर भी उनका नहीं रहेगा. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट को रिजर्व रखना और ब्रिटिश का भारत में सिविल सर्वेंट्स अपॉइंट करना, ये बंद हो जाएगा. बट जो उनके द्वारा चुने गए, ब्रिटिश के द्वारा चुने गए जो सिविल सर्वेंट इंडिया में हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो रिटायरमेंट तक कंटिन्यू कर सकते हैं. सो ये था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947. यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो खत्म हो चुका है. काफी डिटेल में खत्म किया है हमने. अब हम अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जाएंगे, जो कि या तो सिटीजनशिप होगा या फिर फंडामेंटल राइट्स होगा. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय बाय.